Hi, my name is Madhur Rathore and you are watching Lex Peeps. So, we are beginning with our entire series of Indian Penal Code. इस सीरीज के अंदर हम इंडियन पिनल कोड के हर एक सेक्शन अलॉन्ग विद केस लॉज कवर करने वाले हैं. तो बिफोर बिगिनिंग with the important sections and chapters, I would like to tell you something interesting about Indian Penal Code. So Indian Penal Code came into force in 1862, although इस कोड की फॉर्मेशन, I mean the act was formed in 1860 itself. So इस एक्ट्स के अंदर जितने भी सेक्शंस हैं हम उसको कवर करेंगे अपने इस सीरीज के अंदर में, along with all the exceptions, along with case laws and all the important points that you should know. तो बिफोर बिगिनिंग हम ये बात करते हैं कि ये जो हमारा इंडियन पिनल कोड है इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है. बट एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना होगा कि व्हाट आर डिफरेंट सेक्शंस एंड व्हाट आर डिफरेंट चैप्टर्स, क्योंकि हम एक साथ ही सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम चैप्टर वाइज मूव करेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 1 को. चैप्टर 1 ऑफ द कोड टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन, बट चैप्टर 1 डज नॉट ओनली टॉक्स अबाउट जुरिस्डिक्शन, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोड का टाइटल क्या है. तो द टाइटल ऑफ द कोड इज इंडियन पिनल कोड 1860. सेकेंड पॉइंट इज कि इसका एक्सटेंट क्या है. सो हमारी इंडियन पिनल कोड हमारे एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है. पहले हमने ये अपने पुराने बेयर एक्ट्स में देखा था कि वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक अलग से प्रोविजन होता था, बट जो भी हमारी न्यू बेयर एक्ट्स हैं उसमें ये प्रोविजंस अब हटा दिए गए हैं. सो अगर आपके पास पुरानी वाली बेयर एक्ट है तो यू कैन एडिट इट एंड चेंज इट, यू कैन अमेंड दिस थिंग दैट नाउ द इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल इन एंटायर इंडिया. सो अब हम डिस्कस करते हैं जुरिस्डिक्शन के बारे में. सो मैंने पहले ही बोला कि चैप्टर 1 में हमारे 5 सेक्शंस आते हैं. जब भी हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे तो हमें इन 5 सेक्शंस को डिस्कस करना पड़ेगा. तो अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी सेक्शन 1 डिस्कस कर दिया, दैट इज एक्सटेंट एंड नेम ऑफ द कोड. तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5. सो व्हाट आई सेड दैट दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड जुरिस्डिक्शन. तो इस चैप्टर के अंदर जुरिस्डिक्शन को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज करा है. द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड द सेकंड पार्ट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. तो इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारे सेक्शन 2 के अंदर आता है, व्हाइल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हमारे सेक्शन 4 के अंदर आता है. बट अब क्वेश्चन है कि सर आपने सेक्शन 3 को तो स्किप कर दिया. एक्चुअली आई एम नॉट स्किपिंग, I intentionally told you section 2 and section 4 because section 3 is something that is providing a linkage between section 2 and section 4. Section 3 deals with if a person commits a crime or offense beyond the territory of India, will that be punishable in India? इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा इस वीडियो के एंड में जाके. तो तब तक हम सबसे पहले इन डिटेल डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 को. तो सेक्शन 2 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब कि वैसे ऑफेंसेस जो इंडिया के अंदर कमिट किए जाते हैं. तो जब हम सेक्शन 2 के बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे तो दैट टॉक्स अबाउट एवरी पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल हु हैज कमिटेड एनी ऑफेंस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो इसमें ऑल्दो मैंने एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बोली है, यू कैन डेफिनेटली रेफर योर बेयर एक्ट फॉर दिस, बट इसमें से 2 टर्म्स जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हुआ है, दैट इज एवरी पर्सन एंड सेकेंड इज विद इन इंडिया. मतलब कि यहां पे एवरी पर्सन किस चीज को डिनोट करता है? इफ समन इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बट स्टिल इफ ही इज कमिटिंग एनी क्राइम इन इंडियन टेरिटरी देन ही शैल बी लायबल. और यही डिस्कस करता है हमारा सेक्शन 2. मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया का नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई फॉरेनर होगा और फिर भी अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर यानी कि विद इन इंडिया अगर वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करता है, सो दैट तो वो पर्सन क्या होगा? पनिशेबल होगा विद इन सेक्शन 2. मतलब कि सेक्शन 2 के एम्बिट के अंदर वो पनिशेबल होगा. अब दूसरा टर्म आता है विद इन इंडिया. तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें क्या पता कि विद इन इंडिया में हम कितने टेरिटरीज को इंक्लूड कर रहे हैं. तो विद इन इंडिया से हमारा ये मतलब है कि जो हमारी इंडियन टेरिटरी की बाउंड्रीज है दैट इंक्लूडिंग 12 नॉटिकल माइल्स हमारे सी के अंदर, मतलब हमारे वैसे सी जो हमारे हैं उसके 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, लाइक उसके 12 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में जो भी
ऑफेंस अगर कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कमिट करता है, अगर करता है तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट। फर्दर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। सो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट हमें क्या बताता है? पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो बियॉन्ड इंडिया है, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर है मगर वो फिर भी कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो वो इंडिया, अगर उसके लिए हमारे इंडिया के अंदर कोई पहले से रूल सबसिस्ट करती है, मतलब पहले से अगर कोई रूल एग्जिस्ट करती है, तो वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर वो पर्सन लायबल होगा। इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉ है जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे when we'll be discussing case law for each and every section right from section 2, 3 and 4। तो अभी हम मूव करते हैं अपने सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पिनल कोड किस चीज को बताता है? इट डिस्कसेस द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मतलब कि सेक्शन 4 हमारे किस चीज को डिस्कस करता है? टेरिटोरियल एक्सटेंट को डिस्कस करता है। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एवरी सिटीजन, तो यहाँ पे अ पॉइंट इज टू बी नोटेड कि अभी तक मैंने हर जगह बोला है कि एवरी पर्सन, बट यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरी सिटीजन। तो ये चीज आप नोट करके रखना, फर्दर मैं इसका डिफरेंस भी बताऊंगा। तो कोई भी ऐसा सिटीजन हु कमिट्स एनी ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया, तो अगर कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन, इसलिए मैंने क्या बोला? सिटीजन नॉट पर्सन, मतलब कि वो किसी और कंट्री का नहीं होगा, वो इंडियन सिटीजन होगा। तो अगर कोई भी इंडियन सिटीजन इंडिया के बियॉन्ड, मतलब कि इंडिया के बाहर कोई भी ऑफेंस कमिट करता है और वहां पे अगर हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो दैट पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल एंड दैट पर्सन शैल बी टू द ट्रायल्स अंडर इंडियन लॉज और अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अदर लॉज अलॉन्ग विद दैट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि अगर कोई भी सिटीजन बियॉन्ड इंडिया कोई भी ऐसी ऑफेंस करता है which is contrary to law, then that person shall be held liable according to Indian Penal Code. The second point is on any ship or aircraft bearing India's flag. ये एक जनरल रूल है कि अगर कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो इंडिया की फ्लैग होल्ड करती है या फिर किसी भी कंट्री की फ्लैग होल्ड करती है, इट इज कंसिडर्ड द फ्लोटिंग टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। तो अगर आप इंडिया के इंडियन शिप या फिर इंडियन एयरक्राफ्ट पे कोई भी ऑफेंस कमिट करते हो, तो मैंने क्या बोला कि ये एक फ्लोटिंग टेरिटरी है इंडिया की, तो मतलब कि दैट इज एन इंडियन टेरिटरी इनडायरेक्टली। तो अगर आप इंडियन टेरिटरी पे ऑफेंस कमिट करते हो तो यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर कमिटिंग दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। अब हम फर्दर देखते हैं, एक अलग से पॉइंट इसमें इंक्लूड करा था आईटी एक्ट 2000 के बनने के बाद। तो दैट पॉइंट इज अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन who is not from India but he is targeting any computer resource located in India, मतलब कि अगर वो कोई भी ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है और कुछ भी अनएथिकल करने की कोशिश करता है जो कहाँ पे लोकेटेड है, जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो दैट पर्सन शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द ट्रायल्स विद इन द एम्बिट ऑफ दिस कोड। फर्दर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सेक्शन 2, 3 एंड 4 एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग केसेस। सेक्शन 4 के अंदर जो लीडिंग केस लॉ है दैट इज ऑफ रेमिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो रेमिया वर्सेस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में क्या होता है कि अ पर्सन गोज टू सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एंड ही सेज कि यूएई के शारजा में एक मर्डर हुआ एंड दैट वाज एन इंडियन पर्सन, तो आप ये कंप्लेंट रजिस्टर कर लो। तो सब इंस्पेक्टर क्या कहते हैं कि नहीं, मैं ये कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर सकता बिकॉज दिस डिड नॉट हैपन इन इंडिया। तो इसके बाद क्या होता है कि द केस ट्रांसफर्ड टू केरला हाई कोर्ट एंड केरला हाई कोर्ट ने फर्दर एग्जामिन करा सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 को एंड केम टू द कंक्लूजन, केम टू अ डिसीजन कि ये जो सब इंस्पेक्टर ने मना करा था दैट वाज कंप्लीटली इलीगल। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे दैट इज सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन पिनल कोड हमें सर्टेन कुछ एक्सेप्शंस देता है जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। सो व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? सो सेक्शन 5 के अंदर क्या क्या चीजें आती है कि दिस एक्ट
जो ये वाली एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। कब कब एप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब कब कब ओवरराइड नहीं करेगी, तो इन केस फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, म्यूटिनी और डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स के केस में, सोल्जर्स के केस में, सेलर्स के केस में, एयरमैन के केस में, कौन से एयरमैन हु आर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, तो ऐसे एयरमैन के केस में, एनी स्पेशल और लोकल लॉ जहां पे होगी, इन सारे कंडीशंस के अंदर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ये वाली एक्ट ओवर रूल नहीं करेगी। मतलब इंडियन पिनल कोड क्या करेगी, ओवर रूल नहीं करेगी। फर्दर विल बी डिस्कसिंग चैप्टर 2 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको रिटन नोट्स चाहिए इस वाले टॉपिक का जो हमने इस वीडियो में डील करा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। एंड दिस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव रिलायड अपॉन lexpeeps.in and you can also check and make your notes from there. Till then, keep checking, keep tuned in.